दूसरा खुदा खुदा आखिरी किस्त नंबर 30। मैं राजस्थान के सहराई हुस्न में खो गया और दिन का उजाला चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। इतने में 3 पुलिस वाले हमारे सेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और उन्होंने हमें खाना देना शुरू कर दिया। ये एक प्लास्टिक बैग था जिसमें माल्टे का जूस का एक छोटा सा डिब्बा, ब्रेड, अंडा और चीज़ का एक स्लाइस था। काफ़ी वीआईपी किस्म का नाश्ता था जो हम कैदियों को इस कैंप में दिया गया। सब लड़कों को पकड़े जाने का दुख था, इसलिए किसी को भी इस नाश्ते से मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी खाना तो था ही, पेट की आग भी तो बुझानी होती है। हम खामोशी से नाश्ता करने लगे। इस खाने में पाकिस्तानी और अफगानी के अलावा कुछ अरबी लड़के भी थे। वो बॉर्डर क्रॉस करके यूनान जाना चाहते थे। सन 2006 से लेकर सन 2010 तक यूनान के हालात ठीक थे। यहाँ पर लोगों को काम भी मिल जाता था और पैसे भी अच्छे मिल जाते थे। उन दिनों जो लड़का भी यूनान पहुँच जाता और काम पर लग जाता था तो इसकी और पाकिस्तान में मौजूद इसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती थी। यूनान में बहुत पैसा था क्योंकि ये एक मुल्क बहुत अमीर था और बिलाशुबा यूनानियों के दिल भी बहुत बड़े थे। यूनान के लोग उस वक्त बाज़ार में चलने वाले पाकिस्तानी या दूसरे एशियन लड़कों को रोक कर खाना और कपड़े देते थे। ये ईसाई लोग अपनी मोहब्बत और खुदा तरसी में हम मुसलमानों से कहीं आगे थे और यही वजह लड़कों को यूनान की तरफ खींच लाती थी। इस थाने में कई नस्लों के लड़के थे जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। हमने नाश्ता कर लिया तो प्लास्टिक बैग एक बड़े शापर में डाल दिया। एक आदमी आया और ये शापर लेकर बाहर ले गया। दिन के 10 बजे के करीब पुलिस वाले एक बार फिर हमारी गिनती करने लगे। इस बार वो लड़कों को इनके मुल्कों के हिसाब से गिन रहे थे और साथ साथ एक रजिस्टर में इनका नाम भी लिख रहे थे। ये सिलसिला दोपहर को 2 बजे तक जारी रहा और आखिरकार हम लड़कों की गिनती मुकम्मल हो गई और हमें दोपहर का खाना देने लगे। तुर्की में हर जगह 3 वक्त का खाना दिया जाता है। आप तुर्की के किसी भी शहर के किसी भी थाने में हो, थाने वाले आपको 3 वक्त का खाना देंगे और इस खाने के पैसे यूरोपीय यूनियन या रेड क्रॉस से ले लेते हैं। तुर्की वाले हर लड़के को पकड़ने और रिपोर्ट करने के पैसे लेते थे, इसलिए तुर्की बहुत सख्ती करता था। अगर आप ईरान में कहीं पकड़े जाते तो ईरान वाले भी आपको 3 वक्त का खाना देते हैं। ये मुल्क सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत हमें खाना देता है और किसी किस्म की इमदाद नहीं लेता। वैसे भी ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ थी और ये मुल्क किसी भी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं करता था। अपनी मर्ज़ी का खुद मुख्तार मुल्क था और अपने फ़ैसले खुद करता था। कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। हमें बाकी मुल्कों के साथ मिलकर चलना चाहिए। मुल्क की खुद मुख्तारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी अपने मुल्क में जो चाहे करें। कुछ बैनुल अक़वामी क़वानीन होते हैं जिनका मानना हर मुल्क पर लाजिम होता है। इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो इसके लिए सब मुल्कों को एक दूसरे से मिल जुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। ये दुनिया कोई जंगल नहीं जहाँ हर मुल्क अपनी मर्ज़ी करता फिरे। अगर हर मुल्क अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दे तो इस दुनिया में इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। खाना खाने के बाद 2 बड़ी गाड़ियाँ आ गई। ये फौजी गाड़ियाँ थीं जिसकी फ्रंट सीट पर ड्राइवर हेल्पर बैठे हुए थे और पीछे से ट्रेलर टाइप थी। ये गाड़ियाँ पीछे से ओपन थी, इन पर कोई तरपाल या कपड़ा वगैरह नहीं था। शायद उन्होंने कपड़ा निकाल दिया था। पुलिस वाले अंदर आए और लड़कों को एक एक करके इन गाड़ियों में बिठाने लगे। यहाँ से पुलिस वाले हमें एडन के बड़े कैंप में भेज रहे थे, जहाँ से फिर आगे इस्तांबुल में स्क्रीनिंग के लिए जाया जाता। इस्तांबुल में हम सब लड़कों के मुल्कों का एक एक ट्रांसलेटर भी मौजूद होता है जो हमसे हमारा आबाई शहर और पता वगैरह पूछ कर तस्दीक करता है कि वाकई सही मुल्क का बता रहे हैं। फिर मुतमईन होने के बाद वो हमारा अंदराज करता है और हमें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी लड़कों की लिस्ट तैयार थी और वो लिस्ट इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सेफ्टी फोर्सेस के हेड ऑफिस में जाती थी। वहाँ से जितनी जहाज़ की टिकटें मुयस्सर होती उतने लड़कों को जहाज़ के ज़रिए कराची या लाहौर डिपोर्ट कर देते और बाकी लड़कों को बज़रिया बस ईरान के बॉर्डर तक लाया जाता और यहाँ से ईरानी हुक्काम के हवाले कर दिया जाता, जो हमें पाकिस्तान बस के ज़रिए ही पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते। मैंने ईरानी में लिखवाया था। इस कैंप में सिर्फ मैं और अहमद ही ईरानी थे। हम इस्तांबुल में फ़ारसी ट्रांसलेटर मिलना था। मुझे फ़ारसी नहीं आती थी, लेकिन अहमद ने यकीन दिलाया था कि वो कोशिश ज़रूर करेगा। हम दोनों ने एक ही ट्रांसलेटर के पास जाना था और अहमद इस ट्रांसलेटर को मुतमईन करने की कोशिश करना जानता था। राजी भाई, मैं इस ट्रांसलेटर के पाँव पकड़ लूँगा, चाहे जैसा भी होगा तो इंसान ही ना, मेरे मुल्क का होगा और मैं आपको अपने साथ देकर जाऊँगा। आपके लिए आखिरी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। इधर इस्तांबुल में मर जाऊँगा, लेकिन आपके बगैर ईरान नहीं जाऊँगा। दुनिया का कोई कानून एक भाई को भाई से अलग नहीं कर सकता। मैं देखूँगा कौन सा ट्रांसलेटर आपको मुझसे अलग करके ईरान भेजेगा। इसने मजबूत लहजे में कहा। मेरी और अहमद की बारी आ और हम दोनों इस फौजी गाड़ी में जाकर बैठ के
एक पुलिस वाले लिस्ट पकड़ी हुई थी। वो लिस्ट देखकर नाम पुकारता और इस लड़के को गाड़ी में बिठा देता। हम एक एक करके 30 के करीब लड़के गाड़ी में बैठ गए। मैं और अहमद एक तरफ गाड़ी के फट्टे से टेक लगाकर बैठ गए थे। अहमद, मैंने 7 महीने कुर्बान किए हैं इस मकाम तक आने में। इन 7 महीनों में हर तरह के हालात का सामना किया है। खाने के एक एक लुकमे के लिए तरसा हूँ, कभी सर्दी से मरा हूँ, कभी गर्मी ने जान ली है। अब इस मकाम पर पहुँचा हूँ तो इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैंने अहमद का हाथ पकड़ लिया। गाड़ी हमें लेकर आहिस्ता आहिस्ता कैंप से बाहर निकलने लगी। बाहर आकर गाड़ी रुक गई। 2 पुलिस वाले गाड़ी की पिछली साइड पर बैठ गए। इसके अलावा एक और पुलिस की छोटी गाड़ी सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ चल पड़ी। तीनों गाड़ियाँ एल्सली के कैंप से बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता छोटे रोड से बड़े रोड की तरफ जाने लगी। दोनों लड़कों वाली फौजी गाड़ियाँ आगे थी और पीछे पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ी आ रही थी। पुलिस वाले हमें एलबीसी से 3 किलोमीटर दूर एड्रेन शहर ले जा रहे थे। वो हमें एड्रेन के बड़े कैंप में छोड़कर आ जाते। गाड़ियाँ मेन रोड पर आ गई थी और तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। पुलिस वाले अब सुकून पुरसुकून हो गए थे। मैंने एक नज़र बाहर की तरफ दौड़ाई। हर तरफ मक्की की खेत लहरा रहे थे और बिल्कुल रोड के बराबर आ गए थे। राजी चांस नहीं लोगे क्या? अचानक मेरे ज़हन की किसी गोशे में सरगोशी हुई और मैं हैरानी से दाएं बाएं देखने लगा। सब लड़के खामोशी से बैठे हुए थे और गाड़ी पूरी रफ्तार से रोड पर दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस वाले बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। चलती गाड़ी से छलांग लगाना बहुत मुश्किल था। हाथ, पाँव या गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। ये खुली खुली खुदकुशी थी, लेकिन गाड़ी की पिछली तरफ तरपाल न होने की वजह से छलांग लग सकती थी। मैं गाड़ी की दाईं तरफ बैठा हुआ था और ये साइड रोड के किनारे की तरफ थी। अहमद, तैयार होना। मैंने अहमद का हाथ पकड़कर दबाया और उस गोशी में इसको अपना इरादा बताया तो वो चौंक पड़ा। रसी भाई, क्या करने वाले हो? इसने हैरानी से पूछा। मैं छलांग लगाने लगा हूँ। आखिरी चांस है, या तो कामयाब हो जाऊँगा या फिर टांग तुड़वा लूँगा, लेकिन चांस ढूंढूंगा। मैंने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ़ थे। भाई, मैं भी आपके साथ ही छलांग लगाऊंगा, अहमद ने जल्दी से कहा। वो पुरजोश हो गया। एक बार सोच लो, इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, अगर कुछ हो गया तो तुम अभी नौजवान हो, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, चांस मत लो, दोबारा भी आ सकते हो यहाँ तक। मैंने अहमद को समझाते हुए कहा। नहीं भाई, चांस लूँगा तो आपके साथ ही लूँगा। मेरा हाथ पकड़ कर छलांग लगाना। मुझे यकीन है आपके साथ मुझे कुछ नहीं होगा, अहमद ने पुरअज़्म लहजे में कहा। तो मैंने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गाड़ी पूरी रफ्तार से एड्रेन शहर की तरफ जा रही थी। ये सफ़र सिर्फ आधे घंटे का था और मुझे इस आधे घंटे में कुछ करना था। पीछे पुलिस की सिक्योरिटी की गाड़ी आ रही थी और वो फायर भी मार सकते थे। पुलिस की तहवील से फरार होने वालों को फायर मार देते थे। इसके अलावा इतनी रफ्तार से अगर नीचे गिरते तो कोई हड्डी वगैरह भी टूट सकती थी और सारी ज़िंदगी की माजूरी बन जाती। फिर भी मैं चांस लेना चाहता था, मैं छलांग लगाना चाहता था। अभी बॉर्डर के इतने नज़दीक आकर मैं ऐसे हार नहीं मानना चाहता था। मैं आगे की तरफ देखने लगा। मुझे छलांग लगाने के लिए किसी ऐसी अच्छी जगह की तलाश थी जहाँ मैं रूपोश भी हो सकूँ। जल्दी मुझे जगह मिल गई। ये घनी झाड़ियों का सिलसिला था जो रोड के आखिरी किनारे तक आया हुआ था। झाड़ियों से आगे मकई के खेत थे जो आगे जंगल तक चले गए थे। अगर हम सही सलामत गिर जाते तो उम्मीद थी कि मकई के खेतों में रूपोश हो जाते और एक बार फिर जंगल तक पहुँचने में कामयाब हो जाते, फिर आसानी से जंगल में गायब हो सकते थे। झाड़ियाँ नज़दीक आ रही थी और मैंने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। इससे मेरे तो देखा तो मैंने इशारा कर दिया। वो समझ गया और छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। गाड़ी झाड़ियों के नज़दीक पहुंची तो अचानक मैं उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों ने सड़क के किनारे की तरफ मुँह किया और चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। ये सारा काम एक लम्हे में हो गया था। पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और हम दोनों उड़ते हुए झाड़ियों में जा गिरे और लुढ़कते हुए दूसरी तरफ चले गए। गाड़ी की रफ्तार का झटका लगा था और इसी झटके से अहमद का हाथ मेरे हाथ से निकल गया और वक्ती शौक की वजह से ज़मीन घूमती रही, लेकिन अगले ही पल मैं ठीक हो गया और उठकर खड़ा हो गया। गाड़ियों के ब्रेकों की चरचराहट की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। रोड पर सारी गाड़ियाँ रुक गई। मैंने जल्दी से संभाला और इसे लेकर मकई के खेतों की तरफ भागने लगा। जब तक पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरते और उन्हें सूरत हाल का पता चला, तब तक मैं अहमद को लेकर मकई के खेतों में दाखिल हो गया था। मुझे अपने पीछे गोलियों की आवाज़ें और शोर सुनाई दे रहा था। पुलिस वाले फायरिंग भी कर रहे थे और बाकी लड़कों को कंट्रोल भी कर रहे थे। कुछ पुलिस वाले हमारे पीछे खेतों में दाखिल हुए, लेकिन तब तक मैं दूसरे खेत में दाखिल हो गया था। ये ज़िंदगी और मौत का खेल था और मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था। मैं सर पर भाग रहा था और जल्द से जल्द इस जगह से दूर हो जाना चाहता था। अहमद बराबर मेरे साथ दौड़ रहा था। हमें हर हालत में जंगल तक पहुंचना था
और हम एक खेत से दूसरे खेत में भागते रहे। जंगल नज़दीक आना शुरू हो गया। पुलिस की फायरिंग की आवाज़ें बड़ी देर तक आती रही और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर में ही जंगल आ गया और हम दोनों दौड़ते हुए जंगल में दाखिल हो गए। हम पुलिस वालों की पहुंच से दूर हो गए थे। ये जंगल बहुत घना था और नहर के पानी की वजह से दलदली भी हो गया था। ये नहर कुदरती तौर पर वजूद में आई थी। इसे आप छोटा सा दरिया भी कह सकते हैं, जो कहीं तो बहुत तंग सा था और कहीं बहुत खुला। पानी कहीं से बाहर निकल आता और जंगल में छोटे छोटे तालाब और दलदल बना देता था। ये जगह बॉर्डर से दूसरी तरफ थी, इसलिए यहाँ पुलिस का ज़्यादा ख़तरा नहीं था। हम दोनों जंगल में मज़ीद अंदर तक गए और एक महफूज जगह देखकर छुप गए। अब रात तक हमने यहीं रहना था। पुलिस वाले कुछ देर ढूंढते रहे, इसके बाद वापस चले जाते। ये नॉर्मल बात थी। वो हमारी जगह पर 2 और लड़कों को भेज देते। लिस्ट के नामों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि लड़के गलत नाम बताते रहते हैं जो बाद में सही होते रहते हैं। ये बॉर्डर एरिया था और यहाँ सब कुछ होता था। हर रोज़ लड़के बॉर्डर क्रॉस करते थे, पकड़े जाते थे और भाग जाते थे। तुर्क और यूनान के दरमियान 182 किलोमीटर बॉर्डर है। ये खुश्की का बॉर्डर, इसके अलावा आधी से ज़्यादा यूनान का बॉर्डर समंदर पर है। यूनान को चारों तरफ से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने वालों से निपटना पड़ता है। तारकीन वतन यूनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ अल्बानिया लगता है। यहाँ से भी अल्बानी बॉर्डर क्रॉस करके यूनान में दाखिल होते हैं। ये 2 अतराफ़ है जिधर से यूनान में दाखिल हुआ जाता है। इसके बाद मकदूनिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ से लोग दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ जाते हैं, जैसे अहमद ने जाना था। ये यूनान में दाखिल होते इसके बाद मकदूनिया और सर्बिया से होता हुआ जर्मनी चला जाता। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का मुल्क है और यहाँ से शेंगन जोन शुरू होता है। शेंगन ममालिक एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर एक बार जर्मनी में दाखिल हो गए तो ये बासानी किसी भी बस, ट्रेन या गाड़ी के ज़रिए जर्मनी जा सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर खुले होते हैं और कोई सरहदी चेक पोस्ट नहीं होती। यूनान लड़कों को मकदूनिया की तरफ जाने से रोकता है। यूनान और मकदूनिया का बॉर्डर सील है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। इसके अलावा यूनान का मगरबी इलाका, जिसमें पारा, काशगर और कोरफोया किरकिरा का जजीरा है, ये समंदर इटली को लगता है। किरकिरा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर इटली है। स्पीड बोट ये फासला 2 घंटे में तय कर लेती है। इटली जाने वाले लड़के कश्तियों के ज़रिए इस 120 किलोमीटर के समंदर को पार करने की कोशिश करते हैं। पूरा यूनान बॉर्डर क्रॉस करने वालों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। इतना बड़ा बॉर्डर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक तरफ से बॉर्डर सील होता है तो लड़के दूसरी तरफ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भी ज़्यादातर दूसरे बॉर्डरों पर मुसरफ रहता है, जो ईरान, इराक और शाम को लगता है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती होने के बावजूद भी सख्ती नहीं होती थी। मैं अहमद को लेकर जंगल में छुपा हुआ था और हमें रात तक यहीं छुपे रहना था। रात को हम बॉर्डर की तरफ निकलते और नहर क्रॉस करने की कोशिश करते। अगर एक बार नहर क्रॉस करके यूनान पहुँच जाते तो फिर पाकिस्तान वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता। राजी भाई, आप बहुत बहादुर हो। आपके साथ रहते अभी मुझे यकीन हो गया कि मैं जर्मनी जाऊँगा। इसे मेरे कान में सरगोशी की तो मैंने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अभी बॉर्डर से सिर्फ चंद किलोमीटर पीछे थे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अहमद ने मेरा इशारा समझ लिया और खामोशी से झाड़ी के अंदर लेट गया। मैं भी अहमद के साथ ही लेट गया। ये बहुत घनी झाड़ियाँ थीं और बाहर से देख लिए जाने का इम्कान 0 के बराबर था। रात होने तक हमें यहीं खामोश था। इस तरफ कोई भी आ सकता था। शायद पुलिस वालों ने हमारा पीछा करना मुनासिब नहीं समझा था। यह दिन की रोशनी 6 बजे के करीब निकलना शुरू होती थी और मेरा इरादा 2 बजे यहाँ से निकलने का था। 3 बजे तक हम बॉर्डर पर पहुँच जाते और तैरते हुए नहर क्रॉस कर जाते। नहर के दूसरे किनारे पर पहुँचकर हम 4-5 किलोमीटर आगे जाकर खेतों या जंगल में कहीं छुप जाते। दिन को इधर ही छुपे रहते और रात होने पर आगे कमूर तनी की तरफ जाने की कोशिश करते और फिर वहाँ से एक्सनसी। ये तकरीबन 1 हफ्ते का पैदल सफ़र था। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होना शुरू हो गई और 2 बजे के करीब मैंने अहमद को लेकर झाड़ियों से आ गया। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद हम नहर के बिल्कुल करीब आ गए। मुझे नहर के पानी चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं अहमद को लेकर एक झाड़ी में घुस कर खामोशी से कान लगाकर आवाज़ें सुनने लगा। मुझे नहर के पानी के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद इस तरफ पुलिस नहीं थी। मैंने एहतियातन बाहर निकला। देर बाद अहमद को भी बाहर आने का इशारा किया। हम दोनों एहतियात से नहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। सिर्फ 5 मिनट में ही हम किनारे पर पहुंच गए थे। हमने दरख्तों की कतार को क्रॉस किया और किनारे पर खड़े हो गए। चांद की सफ़ेद रोशनी में नहर का पानी चमक रहा था। यहाँ से नहर तकरीबन 50 फीट चौड़ी थी और दूसरे किनारे पर जंगल फैला हुआ था। मैंने नहर के दूसरे किनारे पर नज़र डाली। वो यूनान का एरिया था। इस जन्नत का फासला सिर्फ 50 फीट था।
میں نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر نہر میں اترنے لگا۔ دفتن ایک سایہ سا دکھائی دیا اور وہ سایہ ہم پر جھپٹ پڑا۔ وہ پولیس والا تھا اور اس کے پیچھے باقی پولیس والے بھی تھے۔ میں نے ایک زوردار لاتھ پولیس والے کو ماری اور احمد سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک پولیس والے کے ہاتھ میں احمد کی شرٹ آ گئی اور احمد نہر میں چھلانگ نہ لگا سکا۔ وہ پکڑا گیا تھا جبکہ میں نہر کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ میں نے دائیں بائیں احمد کو تلاش کیا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کر چھلانگ لگائی تھی لیکن جھٹکے کی وجہ سے میرا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ جب میں نے احمد کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ احمد کنارے پر پولیس والوں کے پاس زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں تیر تو نہر کے دوسرے کنارے پر آ گیا۔ پولیس والوں نے میرے پیچھے چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ چاند رات کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے نہر کا دوسرا کنارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے احمد کو ہتھکڑی لگا کر کھڑا کر لیا اور مجھے واپس آنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن میں ترکی کراس کر کے یونان پہنچ چکا تھا۔ ترکی پولیس والے نہر کے اس کنارے پر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کا ملک اس کنارے پر ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے احمد کو دیکھا، وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا اور ان پولیس والوں کی گریپ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بے بس تھا۔ جرمنی جانے کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ یونان کے اس بارڈر نے آج دو بھائیوں کو جدا کر دیا تھا۔ مجھے احمد کی بے بسی دیکھی نہ گئی اور میں دوبارہ نہر میں اتر گیا۔ میں واپس ترکی جانا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آج ایمان کی محبت کے مقابلے میں اس ایرانی لڑکی کی محبت مقابلے پر آ گئی تھی۔ راضی بھائی، میں آپ کے لیے جان دے دوں گا لیکن اپنے ساتھ ایران لے کر جاؤں گا۔ ہم دونوں بھائی دوبارہ یونان کی طرف ڈنکی لگائیں گے۔ یہ ملک اور اس کے ٹرانسلیٹر ہم دونوں بھائیوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ مجھے احمد کی بات یاد آ گئی۔ میں دوبارہ نہر میں اتر گیا اور آہستہ آہستہ تیرتا واپس احمد کے پاس آنے لگا۔ احمد نے مجھے واپس آتے دیکھا تو وہ چیخنے لگا، نہیں بھائی، واپس مت آنا، چلے جاؤ، تم یونان پہنچ گئے، اب واپس مت آؤ۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ پولیس کنارے پر میرا انتظار کرنے لگی اور احمد زور زور سے چلا رہا تھا، پلیز بھائی واپس چلے جاؤ، تمہیں میری قسم ادھر مت آؤ، یہ دوزخ ہے، میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آج تم میری وجہ سے واپس آ گئے، تمہیں میری قسم واپس چلے جاؤ، تمہیں ایمان کی قسم واپس چلے جاؤ اور ایمان کا خواب پورا کرو۔ تو زندگی اسی طرف ہے، یونان کی طرف لوٹ جاؤ بھائی۔ احمد حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں نہر کے درمیان آ کر رک گیا۔ پانی بہت تیز تھا لیکن میں اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا تھا۔ احمد کا گلا چیختے چیختے خشک ہو گیا تھا اور وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود واپس جانے کی التجا کر رہا تھا اور میں نہر کے درمیان کھڑا سوچ رہا تھا۔ زندگی آج دونوں طرف تھی، نہر کے اس کنارے پر بھی اور نہر کے دوسرے کنارے پر بھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر یونان کے اس کنارے کی طرف دیکھا۔ راضی، جنت میں حوریں بہت ہوتی ہیں۔ مجھے یونان کی طرف ایمان کھڑی نظر آ گئی۔ راضی، جنت میں حوریں بہت ہوتی ہے، مجھے بھی بھول جاؤ گے۔ یہ بات اس نے کراچی میں کہی تھی اور آج مجھے نہر کے بیچ کھڑی یاد آ رہی تھی۔ راضی، ابھی تو یونان کی مٹی کو ہاتھ لگایا ہے اور محبت کا ایک شریک آ گیا۔ تم یونان جاؤ گے، اٹلی اور جرمنی پہنچو گے اور پھر امریکہ جاؤ گے۔ ہر ملک میں ایک کہانی بناؤ گے تو ایمان کی کہانی مان پڑ جائے گی۔ یہ تو محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور یونانی کنارے کی طرف واپس جانے لگا۔ پولیس والوں نے مجھے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پانی کے اندر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں میرے دائیں بائیں لگ رہی تھی لیکن میں آہستہ آہستہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لوگ ڈائریکٹ فائر نہیں مار رہے تھے، آخر وہ بھی انسان تھے، وہ صرف ڈرا رہے تھے تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ میں کنارے کے نزدیک پہنچا اور کنارے پر موجود گھاس پکڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے پلٹ کر دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ شکریہ بھائی، آپ کے ساتھ رہ کر مزہ آیا۔ جرمنی کو میرا سلام کہنا اور ایک بار اپنے بھائی کے لیے دیوار برلن کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے ضرور پکارنا۔ میں خاموشی سے احمد کو دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں نے فائرنگ بند کر دی۔ احمد کے آنسو ختم ہو گئے اور وہ رو رہا تھا۔ 50 فٹ کی یہ نہر آج دونوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ احمد بھائی، میں نے زندگی میں ایمان کے سوا کچھ نہیں چاہا ہے۔ زندگی ایمان کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن آج تیری محبت مجھے تیری طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترکی کا یہ پورا سفر جو میں نے ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ میں یونان اور جرمنی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد میرے بھائی، ایک دن ہم دونوں بھائی برلن کی دیوار پر کھڑے ہوں گے۔ خدا حافظ بھائی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں موجزن سمندر کو کنٹرول کیا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ آئی لو یو بھائی، یہ احمد تمہارا بھائی ہے، پورا ایران تمہارا ہے۔ مجھے پیچھے سے احمد کی آواز سنائی دی لیکن میں چلتا رہا۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
ایمان کی محبت مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ یونان سے بارڈر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ احمد کی محبت مجھے کو سکھایا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا سکھایا تھا۔ مجھے احمد سے محبت تھی اور اس لڑکے کی محبت نے مجھے پورے ایران سے محبت کرنا سکھا دیا تھا۔ میں آج بھی ایران کو اپنا دوسرا ملک مانتا ہوں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی احمد کا ملک ہے اور یہ میرا بھی دوسرا ملک ہے۔ میں یونان کے اندر کی طرف مسلسل بارڈر سے دور ہونے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بار بار اپنے ہاتھوں سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے پل یاد آ رہے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں مجھے اندر سے کاٹ رہی تھیں۔ میں یونان پہنچ گیا تھا، لیکن اس یونان کی قیمت میں نے احمد کی علیحدگی کی صورت ادا کی تھی۔ میں یہاں سے ہوتا ہوا کمونتین اور ایکسنیتھی پہنچ جاتا اور وہاں سے ایتھنز مجھے یونان میں رہنے کا مستقل سٹے مل جاتا۔ میں یورپی یونین میں داخل ہو گیا تھا۔ ایمان کی محبت جیت گئی تھی اور احمد کی یادیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ چل رہی۔